हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स क्लास एथ की साइंस का जो चैप्टर 1 है उसका थर्ड वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो जहाँ तक हम पढ़ चुके थे उसके आगे आइए फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है पेज नंबर शायद 10 पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये सब हमने देख लिया था। ये जो इस टॉपिक को हमको आज पढ़ना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स यानी जो भी हमारी फसल होती है उसके साथ में कभी कभी कुछ अनवांटेड प्लांट्स जो है ग्रो कर जाते हैं। तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, डिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करना, उनको निकालना या कोई दवा डाल के उनको सुखाना। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है उसको प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स होता है। क्योंकि बीड्स से जो है फसल को बचाना क्यों ज़रूरी होता है, बीड्स या खरपतवार से बचाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो कंपटीशन करते हैं पौधों से, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो या सनलाइट हो, हर चीज़ के लिए। तो इसलिए जो है इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसको हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स। बूझो एंड पहेली वन टू went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। तो बूझो और पहले एक दिन किसी गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि साथ में जो है कुछ और भी बहुत सारे पौधे जो है उग रहे हैं गेहूं के। तो आइए यहाँ पे देखिए कुछ कह रहा है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड परपजली। तो ये जो कुछ एक्स्ट्रा पौधे जो फसल में गेहूं के दिखाई दे रहे थे, क्या इनको किसी उद्देश्य के द्वारा, उद्देश्य के साथ इनको बोया गया है या ये स्वतः उगाए हैं। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स may grow naturally along with the crop। these undesirable plants are called weeds। तो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको हम weeds कहते हैं, जो कि फसल के साथ में उगाते हैं। द रिमूवल ऑफ weeds इज कॉल्ड weeding। जो रिमूवल ऑफ weeds क्या कहा जाता है, उसको weeding कहा जाता है। weeding, WEEDING, weeding। तो व्हाट इज weeding आप जान जाइएगा कि इसमें रिमूवल ऑफ weeds फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड weeding। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। तो जो बीड्स होते हैं वाटर के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, पोषक तत्वों के लिए, स्पेस के लिए, जगह के लिए, सनलाइट यानी लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इसलिए क्रॉप के ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। सम बीड्स इंटरफियर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो कैसे ऐसे बहुत सारे वीड्स होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग में यानी फसल की कटाई में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये जो है हमारे लिए, जैसे हमारे भोजन में कोई दूसरे प्लांट का जो ग्रेन है वो चला आएगा या उसकी पत्तियाँ अगर हमारे फूड में चली आती हैं तो वो पॉइजनस भी हो सकती हैं। इसलिए हमको वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। फार्मर्स अडैप्ट मैनी ways to remove weeds and control their growth। tilling before sowing of crops help in uprooting and killing the weeds which may then dry up and get mixed with the soil। तो यहाँ पे जो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके कारण हम फसल को बोने से पहले भी टिलिंग या उसकी जुताई करके हम उनको निकाल देते हैं, अप्रूट करते हैं। अप्रूट करने मतलब उखाड़ फेंकना, ताकि ये जो है मर जाएं, ख़त्म हो जाएं। आगे देखिए, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ बीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। तो बीड्स को जब वो फूल बीड्स में आने वाला हो या उनमें बीज बनने वाले हों उसके पहले उसको हमें उखाड़ फेंकना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें बीज एक बार बन गए या सीड्स उसमें आ गए तो वो नीचे ज़मीन में गिरेंगे और अगली फसल में फिर से वही जो है बीड्स जो है हमारे लिए नुकसान पहुंचाएंगे। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ बीड्स बाई अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फॉर टाइम टू टाइम। मैनुअल मतलब मनुष्य के द्वारा या हाथ से, जब हम हाथ पैर से अपने जो है उसको उखाड़ते हैं तो खुरपी वगैरह से उसको हम निकाल देते हैं। जैसे धान की निराई एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसमें सो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको निकालना। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, ये खुरपी के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट वेट्स। जो सीड ड्रिल होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल को अपने ऊपर देखा ही होगा। आगे देखिए, वेट्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। जो वीडिसाइड्स होते हैं इनको हम खरपतवार नियंत्रक कहते हैं। खरपतवार नियंत्रक होते हैं यानी ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फसल में छिड़काव करने से वो फसल को छोड़कर बाकी जो हमारे वेट्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको ये सुखा देते हैं। तो इनको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। लाइक 2,4-D। 2,4-D एक दवा होती है जो कि खेत में छिड़कने के लिए आती है। इसका नाम यही है, एक केमिकल होता है, बहुत डेंजरस होता है। इससे हमको दूर रहना चाहिए कभी अगर फसल हम कभी खेत में जाएँ तो ये जो है जो खरपतवार होता है उसको सुखा देता है और बाकी फसल को ये बचाए रखता है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो वीड्स को मारने के लिए इसको स्प्रेड किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, क्रॉप्स को डैमेज बिल्कुल नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूट विथ वाटर
डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ ए स्प्रेयर। तो वेडिसाइड्स जो होते हैं इनको पहले पानी में घोल करके अच्छे से इसको डाइल्यूट किया जाता है, उसके बाद जो हमारी फील्ड होती है, फसल होती है, उसके ऊपर छिड़काव किया जाता है। तो इस फिगर में देखिए, फिगर 1.6 स्प्रेइंग वेडिसाइड। तो वेडिसाइड को क्या करते हैं हम खेत में जा करके और सारे फसल के ऊपर जो है छिड़काव कर देते हैं, और वेडिसाइड खरपतवार को सुखा देता है, लेकिन फसल हमारी ऐसे ही बनी रह जाती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक जो जिज्ञासा दिया गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं। डू वेडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वेडिसाइड स्प्रेयर? क्या जो वेडिसाइड स्प्रेयर को पकड़ने वाला आदमी है, जैसे ये देखिए वेडिसाइड का स्प्रेयर है, इसका जो बॉक्स है इसको पेट पे लाद करके और इसको जो है ये छिड़काव कर रहा है, तो इसको किस तरीके से छिड़काव करता है, क्या इसके लिए हार्मफुल है? तो इसलिए देखिए मुंह में अपने मास्क लगा रखा है, क्योंकि जो वेडिसाइड्स होते हैं उसका जो एक शावर होगा, उसका जो फवारा होगा वो मुंह में जा सकता है, हमारे लिए पॉइजनस होगा, आदमी इसके डेथ भी कर सकता है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use the chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying the these chemicals. तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये जब फूल आना हो उसके पहले ही, बीड्स में जब फूल आए, बीज आए, उससे पहले छिड़काव करना चाहिए, लेकिन छिड़कते समय हमको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। मास्क वगैरह लगा के ही इसका छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो है मुंह में ये दबा ना जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। आगे हम देखते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हमारी फसल तक पककर तैयार हो जाती है तो उसको हम काटते कैसे हैं। जैसे गेहूं हो गया, धान की फसल होगी, उसको हम काटते हैं, या जो हमारा उड़द का पौधा होता है उसके हम फलियों को तोड़कर बाहर निकालते हैं, या पूरा पेड़ को काट के निकाल लेते हैं। तो किस तरीके से इसकी जो है हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई किस तरीके से होती है, इस टॉपिक में हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग। Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. Mature का मतलब होता है प्रौढ़। Mature का मतलब क्या होता है? प्रौढ़, यानी जब ये पककर फसल तैयार हो जाती है तो उसमें जो फसल की कटाई होती है उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। जो फसल होती है उसको उखाड़ लिया जाता है, या तो इसको हम ज़मीन के बराबर से काट लेते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। तो 3 से 4 महीने लगते हैं कोई सीरियल क्रॉप होता है ताकि वो पक करके तैयार हो जाए। जैसे आप देखिए कि जो गेहूं की फसल होती है इसको हम नवंबर में बोते हैं और फिर मार्च के लास्ट में इसको हम कटाई करते हैं, अप्रैल के शुरुआत में कटाई इसकी हो जाती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल और बाई ये मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो जो हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई होती है, इसको हमारे देश में ज़्यादातर हंसिए से होती है, या कभी कभी इसको हार्वेस्टर भी की जाती है मशीन से। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसमें से जो ग्रेन के सीड होते हैं उनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे देखिए, फ्राम द चाफ मतलब जो उसका डंठल होता है या जो लकड़ी होती है उससे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो जो कटी हुई फसल होती है उसमें से दाने को निकालना क्या कहा जाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। अगर आपने गांव में रहते हैं आसपास अपने, तो थ्रेशर आपने देखा होगा, गेहूं का थ्रेशर हो गया, धान का थ्रेशर हो गया। तो फसल की कटाई करने के बाद में फसल के जो फलियाँ होती हैं या फसल का जो बालियाँ होती हैं उनसे दानों को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग किससे किया जाता है? एक थ्रेशर से किया जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द help of machine called combine which is in fact a harvester as well as a thresher। तो ये एक मशीन होती है जिसको हम कंबाइंड बोलते हैं। कंबाइंड मशीन आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर ये धान या गेहूं की कटाई में इसका यूज होता है। तो इसको हम कंबाइन क्यों कहते हैं? कंबाइन का मतलब इसमें हार्वेस्टर यानी फसल की कटाई करने वाला और साथ ही साथ में फसल की जो थ्रेसिंग करने वाला है। थ्रेसिंग की हिंदी मड़ाई होती है। मड़ाई मतलब उसको दवाई जिससे कह सकते हैं। तो हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर। तो हार्वेस्टर और थ्रेसर को हम एक मशीन में कंबाइन कर देते हैं, और ये जो कंबाइंड मशीन होती है उसको हम कंबाइन कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक साथ एक ही समय पर जिस मशीन से की जाती है उसको हम कंबाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे चित्र में जो है कंबाइन आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे एक जिज्ञासा दिया गया है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टफ्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। तो हार्वेस्टिंग के बाद में कुछ जो चीज़ें होती हैं, अवशेष होते हैं खेत में, कभी कभी बच जाते हैं। व्हिच आर बर्न्ट बाय फार्मर्स, जो कि किसानों के द्वारा जला दिए जाते हैं। पहली इज वरीड, पहली इसके बारे में चिंतित है। शी नोज दैट इट काजेज पॉल्यूशन, इट में ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। तो ये जो है जो फसल होती है, जैसे गेहूं कटाई के बाद में गेहूं का जो बचा हुआ डंठल होता है उसको हम खेत में जला देते हैं कभी कभी। तो ऐसा हमको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जुताई करके उसमें पानी डाल के उसको किसी तरीके से सड़ाकर खाद बनाने की प्रयास करनी चाहिए। तो ये जो है एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे आग भी लग सकती है, तो इसमें हमको सावधान रहना चाहिए। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाई विनोइंग
यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। तो क्लास 6 में विनोइंग का मतलब होता है ओसाना, विनोइंग का मतलब होता है ओसाना। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, धान की पिटाई करते हैं और उसके बाद में जो उसके खरपतवार होते हैं उसको ओसा करके इसको हम बाहर निकाल देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स, जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो होली होती है हमारे यहाँ पे, सभी लोग जानते होंगे, होली भी एक तरीके की हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होती है। बैसाखी होती है, भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होते हैं। क्योंकि खेत में जब फसल तैयार होती है, किसान के घर में जब सब चीज़ कट कर आता है तो एक खुशी होती है, और उसी खुशी में जो है हम कुछ फेस्टिवल्स ट्रेडिशनली हमारे देश में जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, मनाया जाता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। आपके आगे आगे अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो कंपटीशन में भी बहुत यूज़फुल होता है। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। तो 3 या 4 महीने के कठिन परिश्रम के बाद में जो है हार्वेस्ट का डे एक तरीके से आता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जो हार्वेस्टिंग होता है, जो फसल की कटाई के बाद में जो एक खुशी का टाइम होता है, तो किसान उसको काटता है, उसके बाद में कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with a grain fields, the hearts of farmers with joy and a sense of well-being। तो जब फसल हमारी खड़ी होती है, खूब बढ़िया सुनहरी बालियाँ होती हैं, तो जो हृदय होता है एक तरीके से बहुत खुशी से भर जाता है। तो उसी की बात इसमें की गई है। आगे देखिए, द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सेशन है बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। तो चूँकि हम 3-4 महीने की मेहनत के बाद में एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा जो है उसका मेहनत का फल मिलने वाला होता है, थोड़ा सा रिलैक्स करके थोड़ा एन्जॉय करने का एक टाइम होता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसलिए जो फसल कटाई का टाइम होता है वो भारत के सभी क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही खुशहाली का समय होता है। तो इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैन एंड वोमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब जोश उमंग होता है। तो जो स्त्री पुरुष होते हैं, नर नारी, इसको बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली और नवन्या एंड बिहू। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्पेशल त्यौहार होते हैं जैसे पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, ये सब जो है हम लोग मनाते हैं। नवन्या और बिहू, तो जैसे दीपावली हमारे यहाँ धान की कटाई के बाद मनाया जाता है, और होली जो होता है ये कुछ खास फसलें जैसे चने वगैरह की फसलें जो है तैयार हो जाती हैं उस टाइम, तो उस टाइम में मनाया जाता है। गेहूँ भी कहीं कहीं तैयार हो जाती है। तो इस जो है खुशी इस तरीके से मनाते हैं लोग। तो देखिए, फसल की कटाई के बाद में जो हमारी मेजर प्रॉब्लम होती है वो स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। यार, ये जो फसल हम काट करके लाए हैं उसको हम स्टोर कैसे, कहाँ पे करेंगे? क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम से कभी कभी क्या होता है कि हम इसको स्टोर नहीं कर पाते हैं, और बारिश या बाहर रखने से फसल हमारी ख़राब हो जाती है, तो बहुत नुकसान होता है। तो फसल की कटाई के बाद स्टोरेज की प्रॉपर एक जो अरेंजमेंट होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए इसको रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats, and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pests, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो यहाँ पे देखिए, स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इसको हमको करना चाहिए। और अगर स्टोरेज सही नहीं होगा तो जो हमारी फसल होगी वो कीड़ों से, नमी से और चूहों से सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो अगर जैसे तुरंत अगर हम फसल को काटते हैं तो उसको थोड़ा सा हमको धूप में सुखा के रखना चाहिए, क्योंकि नमी रहने से उसमें बैक्टीरिया पनपने का चांस ज़्यादा रहता है, और बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है या जो ग्रेन होते हैं उसको स्पॉयल कर देते हैं। तो इसको हमें सुखा के ही रखना चाहिए। आगे देखिए, इसमें एक जो है जिज्ञासा दी गई है, क्वेश्चन है, क्या है ये, बूझो है, कह रही है कुछ। पहली, आगे देखिए, आई सा माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर व्हाई। तो यहाँ पे देखिए, ये एक लड़की है, इसने अपनी माँ को देखा था कि जो है जो गेहूँ का जो है एक टिन में रखा जाता था,
एक ड्रम में, आयरन के ड्रम में, लोहे के एक ड्रम में, एक बेलन में या ड्रम जिसे कह सकते हैं, उसमें गेहूँ रखा गया था और उसमें कुछ सूखी नीम की पत्तियाँ इनकी माँ जो है रख रही थी उसमें। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो हमारे बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, तो उसको जब ऐसे रख देते हैं तो उसमें जो है वो ख़राब होने से बच जाता है। तो ये सारे जो उपाय हैं पुराने समय में किए जाते थे। अब यहाँ देखिए स्टोरेज किस तरीके से यहाँ पे किया गया है। ये देखिए ये जो है बड़े बड़े देखिए सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो यहाँ देखिए जो एक सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको हम स्टोर करते हैं। ये एक जो है ड्रम लाइक कुछ स्ट्रक्चर बना के उसमें हम ग्रेन्स को रख देते हैं, कुछ दवाइयाँ वगैरह डाल के, ताकि ये ख़राब ना हो कभी। और यहाँ देखिए नीचे जो है गोदाम का चित्र बना हुआ है। इसमें देखिए बोरियों में भर करके बहुत अच्छे से ढेर सारे अनाज को जो है एक एक के ऊपर एक को रख के बहुत बड़े एक हॉल में इसको स्टोर किया गया है। और इसमें देखिए कुछ कागज़ वगैरह भी लटके हुए हैं, यानी इसमें कुछ नंबरिंग होगी, क्या है, गेहूँ है, चावल है, या जो भी है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब होता है भंडारण गृह। ग्रेनरीज का मतलब होता है अन्नागार या भंडारण गृह होता है, तो उसमें इसको रखते हैं। अब देखिए फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। जो फार्मर होते हैं जूट के बैग में रखते, क्योंकि जूट का बैग जो होता है वो एयर टाइट नहीं होता है, ये हवा को आसानी से आने जाने देता है। लेकिन जो प्लास्टिक होता है इसमें क्या होता है, मॉइस्चर अंदर रहने से वो उसी में पानी का कंडेंसेशन होता है और फसल हमारी ख़राब हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर जो हमारी फसल होती है उसको हम जूट के बैग में रखते हैं, बोरे में रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज। जो लार्ज स्केल में होता है, जैसा सिलोज आपने यहाँ पे ऊपर देखा है, तो इसमें जो है बड़े पैमाने पर इस सिलोज में इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है रखा जाता है। लेकिन छोटे स्तर पे जो अनाज होता है उसको हम इस बोरी में इस तरीके से रख सकते हैं। एंड ग्रेनरीज, तो यहाँ पे देखिए इसमें ग्रेनरीज में भी लार्ज स्केल पे रखा जाता है। आगे देखिए टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स। तो पेस्ट होते हैं यानी जो जैसे घुन वगैरह होते हैं या कीड़े होते हैं और चूहे होते हैं, इंसेक्ट से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। आगे देखिए ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो जो सूखी पत्तियां होती हैं उसको हम ग्रेन में रख के उसको जो है स्टोरेज में यूज़ करते हैं, ताकि ये इसमें कीड़े ना पड़े। फॉर स्टोरिंग लार्जर क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स specific chemical treatments are required to protect them from पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ इसमें जो है स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस डाले जाते हैं जिससे ये जो है कीड़े मकोड़े से किसी तरीके से बच जाए। तो यहाँ पे देखिए फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो भोजन हमको एनिमल से प्राप्त होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे फूड आइटम्स होते हैं जो हमको एनिमल से मिलते हैं। तो जैसे दूध हो गया, भैंस हो गई, गाय होगी, शी गोट हो गई, शी गोट मतलब बकरी हो गई, शी कैमल हो गया, या ऊँट हो गया, तो इससे हमको दूध मिलता है। आगे देखिए मीट जो होता है बकरी से मिलता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जो हमको खाते हैं, खासकर मांस जो है बहुत ज़रूरी है। अंडा हमें मुर्गी से मिलता है, और भी इसी तरीके से शहद होता है, वो हम किससे मिलता है, मधुमक्खियों से मिलता है। तो इस तरीके से हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं, जो एक्टिविटी 1.3 है इसको हम कर सकते हैं। आइए नीचे से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो इसको पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जैसे पौधे हमें भोजन देते हैं उसी तरीके से हमें जंतु भी हमें भोजन देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो ज़्यादातर लोग जो कोस्टल एरियाज तटीय क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र में रहते हैं, वो ज़्यादातर अपना जो है ज़्यादातर भोजन मछली के रूप में लेते हैं। आगे देखिए इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव ब्लंट अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो जो हम फूड पौधों से पाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एट्सेट्रा। तो जो हमने अभी देखा है कि जो बीज होता है या फसल उगाना, उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है उसमें शामिल होते हैं। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन एंड ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो जिस तरीके से हमने खेत में फसल उगाते हैं तो उसमें बहुत सारा देख रेख और बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है उसको पालने के लिए, ताकि हमको भोजन मिल सके। इसी तरीके से जब हम जंतुओं को पालते हैं तो उसको एक लार्ज स्केल पर हमको चीज़ों की ज़रूरत होती है। लार्ज स्केल पर जो है सारी चीज़ें हमको जैसे बकरी पालना हुआ या भेड़ पालना हुआ या कोई गाय भैंस पालनी हुई, तो बड़ी स्केल पर जब इसको पालते हैं तो उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कोई पूछ रहे व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, तो
द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसको हम आंसर कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कोई जिज्ञासा दिया है, फिश इज गुड ऑफ फॉर हेल्थ, फिश इज गुड फॉर हेल्थ, बी गेट गुड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। तो यहाँ पे देखिए जो बी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, तो हम देखिए मछली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, और मछली का जो कॉड लीवर ऑयल होता है ये हमारे ये हमको मछली से मिलता है, और ये विटामिन डी में बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो आप जानते होंगे जो विटामिन डी होता है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों की हेल्थ के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल पूरे हेल्थ बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा बहुत हमको विटामिन डी हमको धूप में मिलता है, धूप में मिलता नहीं है क्योंकि जब हम धूप में बैठ जाते हैं तो सनलाइट जो होता है, सनरेज होती हैं, वो हमारे बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ करके विटामिन डी को फॉर्म कर लेती हैं। तो ये विटामिन डी यहाँ से हमको मिल जाता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। तो कीवर्ड्स में देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज मतलब कृषि क्रियाएँ होती हैं। एनिमल हस्बेंड्री आपको अभी हमने बताया क्या होता है। क्रॉप क्या होता है, लार्ज स्केल पे जब हम एक ही टाइप के प्लांट्स को किसी जगह पे ग्रो करते हैं तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, उर्वरक कहते हैं। और क्या है, ग्रेनरीज मतलब होता है अन्नागार या अन्न भंडारण गृह जिसे कह सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई। इरिगेशन मतलब सिंचाई। खरीफ, और खरीफ क्या होता है, ऐसी फसलें जिनको हम धान के साथ में बोते हैं, धान की फसल के साथ में बोते हैं उनको हम, जैसे जून जुलाई में बोई जाती हैं तो इसको हम कहते हैं खरीफ की फसलें। मैन्योर क्या होता है, खाद्य होता है, जैसे गोबर की खाद हो गई, जो मैन्योर आप खाद जानते हैं और उर्वरक में अंतर आपको बताया गया है। प्लाऊ मतलब हल होता है, आप जानते हैं। रबी की फसल होती है ऐसी फसलें जिनको हम गेहूँ के साथ में बोते हैं। सीड्स क्या होते हैं, जो बीज होता है उसको हम सीड्स कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पे देखिए एक सिलो दिया गया है, तो सिलो क्या है, इसमें आप लोग ऊपर अभी आपने पढ़ा है इसको। तो ये जो सिलो आपने देखा है, सिलो क्या होता है, जो लार्ज स्केल पर जब हम क्या करते हैं, जो हमारे फसल होती है जब उसको लार्ज स्केल पर हमको रखना होता है ढेर सारे अमाउंट में, तो उसको सिलो बोलते हैं। जैसा कि ऊपर आपको जो है सिलो का एक जो है चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, आप इसको देख लीजिए। ये जो ऊपर यहाँ पे ये दिख रहा है ये सिलो है। यहाँ पे देखिए सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए इसको हम सिलो बोलते हैं, यानी बड़े बड़े ड्रम्स लाइक स्ट्रक्चर बना के उसमें हम अनाज को स्टोर करते हैं तो इसको सिलो बोलते हैं। और बोरियों में रखते भी हैं इसको, तो ये ग्रेनरीज में रखे जाते हैं, तो ये हमारा सिलो हो गया। आगे देखिए सोइंग मतलब बीज की बुआई, स्टोरेज मतलब भंडारण हो गया, उसको रखना। थ्रेशिंग मतलब उसकी मड़ाई हो गई, दवाई जिसे कहते हैं। बीड्स मतलब खरपतवार, बीडिसाइड मतलब खरपतवार नियंत्रक दवाई, जिससे खरपतवार नियंत्रक ऐसी दवाई होती है जिसको अगर हम फसल में छिड़काव कर दें तो क्या होती है, जो हमारी फसल होती है वो बची रह जाती है, लेकिन जो बीड्स होते हैं खरपतवार वो सूख जाते हैं उसमें। विनोइंग का मतलब ओसाना होता है, एक तरफ से हम हवा डालते हैं और दूसरी तरफ से क्या होती है, ये जो हमारी फसल होती है वो या अनाज जो होता है निकल आता है, और जो इसके भूसे होते हैं या खराब जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद में व्हाट यू हैव लर्न्ड, जो कुछ आपने सीखा है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। सारा इसमें समरी दिया होता है। इसके बाद एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।